दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेद एंड हेल्थ विद MKB। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस चैनल का और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जितने हमारे फार्मासिस्ट बंधु हैं और जो विभिन्न फार्मेसी से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि GPAT हो गया, नाइपर हो गया और अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बनाने का प्रयास करता हूं। और उसका मकसद सिर्फ यही है कि ये इन MCQ क्वेश्चंस के कारण वो अपना थोड़ा सा रिवीजन कर सकें, उनके फार्मास्यूटिकल के का जो उनका पढ़ाई है उसमें वो रिवीजन करते रहें, ताकि भविष्य में कभी भी सरकारी नौकरी फार्मासिस्ट की हो गई और आपकी जो केंद्र की जो एम्स की फार्मासिस्ट हो गई, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, GPAT का एग्जाम हो गया, नाइपर का एग्जाम हो गया या अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए, उसमें आपकी तैयारी में थोड़ा सा मेरा भी योगदान आ सके, आप इसके वीडियोस देख के अपनी तैयारी कर सकें। तो हमारा जो ये जो MCQ क्वेश्चन है ये पूरी तरह से सॉल्व है, ये अनसॉल्व नहीं है। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपका क्वेश्चन पढ़ना है और आपके साथ में आंसर डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका फास्ट रिवीजन हो सके और आपकी तैयारी में आपको इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस। जो हमारा आज का विषय है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और आपको ये मालूम भी है कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं फार्मेसी से रिलेटेड, उसमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ये फार्मास्यूटिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें कि हमें लीगल पैरामीटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए दवाइयों के क्षेत्र में, या मेडिकल डिवाइसेस के बारे में मालूम होना चाहिए लीगल उसके क्षेत्र में। ठीक है, ब्लड बैंक्स हो गया, शेड्यूल C की दवाई ड्रग्स हो गई, C1 की ड्रग्स हो गई, शेड्यूल G, H और अन्य जो हमारे शेड्यूल X की ड्रग्स हो गई, उनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से। दोस्तों एक बात और, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा हमारे और जो फार्मासिस्ट भाई बंधु हैं, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड under the Prevention of Cruelty to Animal Act situated in एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, उसका कहाँ है, बोर्ड कहाँ है, उसका जो ऑफिस है वो चेन्नई में स्थित है। जो एथिकल कमेटी जो बैठती है, हम डिफरेंट एनिमल स्टडी के लिए हम ले जाते हैं, तो उसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, जिसका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में स्थित है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें जो है RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। RTI एक्ट 2005 कब लागू हुआ था? ऑप्शंस इसका है क्या क्या है देख लेते हैं। 15 अगस्त 2005, 1 नवंबर 2005, 15 जून 2005 और 12 अक्टूबर 2005। तो RTI एक्ट 2005 जो है लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। हमारा तीसरा प्रश्न है, Which of the following is not come under the definition of information under the RTI Act 2005? इनमें से कौन सा डेफिनेशन जो है इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है फाइल लोडिंग, सेकंड है सर्कुलर, थर्ड है लॉगबुक, फोर्थ है डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो RTI के अंदर जो नहीं आने वाला डेफिनेशन है वो है फाइल लोडिंग। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन? ये जो किसी भी व्यक्ति और उसकी आज़ादी लिबर्टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके लिए टाइम लिमिट क्या है गैदर करने के लिए? ऑप्शन है 5 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 48 आवर्स एंड ऑप्शन डी जो है 24 आवर्स। तो करेक्ट एंड ऑप्शन है ऑप्शन सी 48 आवर्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द टर्म WIPO स्टैंड्स फॉर। WIPO का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसिंग
पोलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉज इन इंडिया। इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है आईपीआर रूल्स के, भारत के आईपीआर रूल्स के अंतर्गत? पहला है ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑफ मारुति 800 कार, ट्रेडमार्क ऑफ टाटा कंपनी और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव आता है। आईपीआर की कैटेगरी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ओरिजिनल वर्क, लिटरेरी वर्क है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है जैसे कि ऑफ मारुति 800 का, वो भी नोवेल अपने आप में, ट्रेडमार्क ऑफ टाटा कंपनी वो भी आईपीआर के अंतर्गत आता, वो कोई भी यूज नहीं कर सकता, और या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही ऑप्शन जो हमारे सही हैं। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर्स एक्सेप्ट। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग एनिमल का मतलब क्या है? कोई भी लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट, इनके अलावा इनमें कौन सा नहीं आता? बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी ह्यूमन बींग्स। तो सही उत्तर है ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स की कैटेगरी जो क्रुएल्टी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 से इसको बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट काउंसिल, ऑप्शन सी सेंट्रल काउंसिल, ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों सही उत्तर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a singer wishes to assign the rights to reproduce a video she has made of her concert। ए सिंगर जो अपनी जिसने एक वीडियो बनाया है, अपने कॉन्सर्ट से एक वीडियो बनाया है, ठीक है, और उसको रिप्रोड्यूस करने का जो राइट है, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है कॉपीराइट, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डिजाइन, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी पेटेंट। तो सीधी सी बात है, अगर हमने कोई भी चीज डिजाइन करी है, कोई भी हमारा यूनिक है और हम चाहते हैं कि अगला बंदा तो उसको यूज नहीं कर सके, अगला पर्सन कोई भी हमारे बिना परमिशन को यूज ना कर सके, तो दैट इज उसका कहने का मतलब है कि कॉपी जो राइट होती है उसकी, उसको रोकना, कॉपी ना कर सके। तो इसका सही उत्तर आएगा कॉपीराइट। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रूवल टू न्यू फार्मेसी इंस्टीट्यूट इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन से इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो नई फार्मेसी इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देता है? पहला है DCI, ऑप्शन बी MCI, ऑप्शन सी PCI, ऑप्शन डी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो सही उत्तर है PCI, ऑप्शन सी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डेज फॉर बी फार्मा आर डैश डेज। इनमें से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डेज कितनी होनी चाहिए? 45 डेज की, 90 डेज की, 60 डेज की, 80 डेज की? तो करेक्ट आंसर है 45 डेज की। 45 ट्रेनिंग डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डेज होता है बी फार्मा के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, डैश मेंबर और मेंबर्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रमोशन ऑफ द एनिमल वेलफेयर इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 है, इसमें कितने मेंबर जो हैं वो एक्टिवली एंगेज होते हैं एनिमल वेलफेयर का प्रमोशन करने में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो करेक्ट आंसर है इसमें 5 मेंबर होते हैं इसमें जो कि एक्टिवली एंगेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज इज चार्ज्ड व्हेन डिस्पेंसिंग इज डन बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन। इनमें से कौन सी पेनल्टी को लागू की जाती है जब भी डिस्पेंसिंग जो है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी जो कि पर्सन फार्मासिस्ट नहीं है उसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन बी फाइन अप टू 50 रुपीज, ऑप्शन सी 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट। जब भी कोई नॉन क्वालिफाइड पर्सन जो कि पर्सन फार्मासिस्ट नहीं है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, वो अगर डिस्पेंसिंग करता है तो उसके लिए 6 महीने की जेल है। क्वेश्चन नंबर 14, कोका लीफ कंटेंट्स मोर देन, ऑप्शन ए 0.2% कोकेन, ऑप्शन बी 0.1% कोकेन, ऑप्शन सी 0.02% कोकेन, ऑप्शन डी 0.01% कोकेन। कोका लीफ जो होता है उसमें कितना परसेंट जो है कोकेन होते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 0.1% कोकेन। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, operations related to the narcotic drugs under section 8 are controlled by
सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी एक्साइज कमिश्नर, ऑप्शन डी नन। तो ऑपरेशंस रिलेटेड टू द नार्कोटिक ड्रग्स जो है अंडर सेक्शन 8 जो होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको करती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मेडिसिनल कैनाबिस मीन्स, कैनाबिस आप लोगों को मालूम है, इसको भांग बोलते हैं। मेडिसिनल कैनाबिस मीन्स ऑप्शन ए एक्सट्रैक्ट ऑफ कैनाबिस, ऑप्शन बी इंजेक्शन ऑफ कैनाबिस, ऑप्शन सी स्पिरिट ऑफ कैनाबिस एंड ऑप्शन डी नन। तो मेडिसिनल कैनाबिस का मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द कैनाबिस, प्योर फॉर्म ऑफ द कैनाबिस। क्वेश्चन नंबर 17, कोकेन इज ए, ऑप्शन ए मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एगोनी, मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल एगोनी, ऑप्शन सी मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एगोनी और मिथाइल एथर ऑफ बेंजाइल एगोनिन एंड ऑप्शन डी एस्टर ऑफ बेंजाइल एगोनिन। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 17 कोकेन क्या होता है, मिथाइल एथर ऑफ बेंजाइल एगोनिन होता है। मिथाइल एस्टर होता है सर, ये थोड़ा सा माफ करिएगा, ये टाइपो एरर हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, एनी पर्सन कॉन्ट्राविन्स any of the provisions of prevention of cruelty to animal act is punished with a fine of rupees। कोई भी पर्सन जो कि प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट इज पनिश्ड विद अ फाइन ऑफ रुपीज। कितना है, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 15,000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 200। ये मामूली से रकम है, किसी भी प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट को जो भी वायलेट करता है पर्सन, उसके लिए जो रुपीज में फाइन किया जाता है 200 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 19, टू मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज द फंक्शन ऑफ। तो सेंट्रल फार्मासिस्ट का जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको मेंटेन करने का किसका काम है, एफडीए का, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन सी ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन डी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। तो जो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट है इसको मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो फंक्शन है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का काम है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द ईयर इंडियन पेटेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, किस ईयर वर्ष में इंडियन पेटेंट एक्ट जो है एग्जिस्टेंस लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1974। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1955 एंड ऑप्शन डी 1962। दोस्तों सही उत्तर है इसका 1954। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लागू हुआ था 1954 में। क्वेश्चन नंबर 22, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड ऑन। फार्मेसी एक्ट का पास हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर सभी लोगों को मालूम है 1948। क्वेश्चन नंबर 23, अगला प्रश्न है, एवरी ईयर द रजिस्टर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट द रजिस्टर ऑन। कब प्रत्येक वर्ष में जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्टर है उसको प्रिंट करना पड़ता है, कब करना पड़ता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 जून। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 24, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी 1971। क्वेश्चन नंबर 25, इट मीन्स ए साइंस ऑफ मोरल और कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। इट मीन्स ए साइंस ऑफ मोरल्स और कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एथिक्स, ऑप्शन बी मोरालिटी, ऑप्शन सी लॉ, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो इसको जो कोड साइंस ऑफ मोरल्स और कोड ऑफ मोरल और कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स इसको बोला जाता है एथिक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, हम फिर अगले वीडियो में आगे के प्रश्न को पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।